हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन की थ्योरी को। इसके आगे फिर हम लोग इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग को जो जो चीजें पढ़नी है उनके लिए हम लोग ने कुछ इमेजेस का यूज किया है। उसके लिए मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. जो हम लोग को इस पे चीजें पढ़नी है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी रोटेशन, प्योर रोलिंग मोशन, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इम्प्योर रोलिंग मोशन, रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंक्लाइंड प्लेन, और रोटेशन अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। इन सभी चीजों को हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है, देखिए जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन है उसका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह था, यानी कि सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जो रिलेटेड चीजें थी वो इसको हम लोग जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन वाला हम लोग के वीडियोस हैं उस पे हम लोग ने इसको पढ़ा था, जो उसके लेक्चर्स हैं उस पे हम लोग ने इसको पढ़ा था। उसी के आगे ही अब हम लोग जो रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो अब इस पे पूरा उसी चीज को पढ़ेंगे हम और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन इन रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। देखिए रिजिड बॉडी क्या होती है इसको हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि एक ऐसी बॉडी जिसके किसी भी दो पार्टिकल को आप चूज करें उनके बीच की अगर जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो तो हम कहते हैं, अगर चाहे उस पर किसी भी तरीके का फोर्स एक्ट हो तो हम ये कहते हैं कि वो रिजिड बॉडी है। तो इन रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, देखिए फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन ही हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं। तो इन रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस every particle of the body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis. फिर जो रोटेशनल मोशन होता है इसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कैटेगराइज करते हैं, और अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की तो ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। जैसे कि एक लीनियर मोशन पे हम लोग देखते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट है उस पे उसके बाद फिर कुछ वेलोसिटी होगी, उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर बात करें, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है तो इस पे होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। मान लीजिए कि जो एंगुलर वेलोसिटी वो हमारी यूनिफॉर्म ना हो, यानी कि इफ एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म देन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि अगर जो ओमेगा है वो भी कांस्टेंट नहीं है तो उसके भी चेंज होने की जो रेट है उसको हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि अल्फा बोलते हैं, अल्फा से उसको डिनोट करते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट है वो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी रेडियन, और ओमेगा की हो जाएगी रेडियन पर सेकंड, और अल्फा की हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लीनियर मोशन पे डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है मीटर, वेलोसिटी के लिए होता है मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन के लिए होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर रेडियन है क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इस वजह से। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड लीनियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी आर कोरिलेटेड एज एटी इज इक्वल टू अल्फा आर। यानी कि अगर हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें अल्फा की, तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उससे कुछ इस तरीके से रिलेटेड होता है कि एटी इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ओके, ये हमारा निकलकर आता है अल्फा क्रॉस। जब हम लोग आर करते हैं अल्फा क्रॉस आर तो हमें मिलता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। आगे बढ़ते हैं इस पे, और कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे कि हम लोग के होती है एक लीनियर मोशन के केस में, उसी तरीके से यहाँ पर रोटेशनल मोशन के केस में इक्वेशन ऑफ मोशंस को देखते हैं। तो इन इफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज यूनिफॉर्म, जैसे कि वहां पर हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर ही इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव कर पाते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी जब हमारा एक्सेलरेशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, यानी कि क्योंकि रोटेशनल मोशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जब हमारा यूनिफॉर्म होगा या फिर कह लीजिए कि कांस्टेंट होगा तो कुछ हमारे पास इक्वेशंस आती हैं जो कि बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं जैसे कि लीनियर मोशन के केस में होता है। जैसे कि वहां पर हम लोग को पता है कि होता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2as, ऐसा होता है। और जब nth उस सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये आ जाता है u प्लस a बाई टू 2n-1। तो जैसी वहां पर इक्वेशंस है उसी फॉर्म पर यहाँ पर भी इक्वेशंस मौजूद है हमारे। देखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान दिला दूं, आपको याद दिला दूं कि मैं अभी चीजों को सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि हमें कम समय पे ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करना है। तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये चीज है, रिलेट कर रहा हूं उनको। मैं उनका डेरिवेशन वगैरह नहीं करा रहा, बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि वो कैसे जनरेट होकर आई हैं, कैसे वो डिराइव होकर आई हैं, ये सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्विंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर्सपेक्टिव से मैं चीजों को बता रहा हूं। बाकी अगर आप चाहें तो फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर जाकर आप इन सभी चीजों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई, यहाँ पर ये चार इक्वेशंस हमारे निकल कर आ गई कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, और थीटा nth इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई टू 2n-1। यहाँ पर जो ओमेगा है वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ये जो है ये हमारी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन और ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वो है। इसी तरीके से अल्फा ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, और सेम चीज यहाँ पर भी ओमेगा ओमेगा नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, और थीटा और अल्फा भी वही सेम चीज है, और उसी तरीके से यहाँ पर भी। बस ये जो चौथा वाला होता है इस पे ये बताते हैं कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस चला है। यानी कि वो मान लीजिए कि चल रहा है t बराबर 0 से और वो चला t बराबर 20 तक, ठीक है, मतलब जब तक 20 सेकंड नहीं हो गए तब तक ये चलता रहा। तो हमें जो ये वाली इक्वेशन होती है, जब इस पे हम लोग t बराबर 20 पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, जैसे लीनियर मोशन के से हम लोग कंपेयर करें कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसे होगा। तो ये पता चल जाता है कि 0 से लेकर 20 तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हमें ये पता चलता है। और जब हमें बताना होता है कि सिर्फ 20वें वाले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि 20वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस तरीके की इक्वेशन का। ठीक है, nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस। अब क्योंकि ये एंगुलर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर थीटा nth आ जाता है। यहाँ पर कुछ बात होती है कि nth सेकंड में चला गया जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। अब देखिए, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा है लीनियर मोशन पे फोर्स के बारे में, उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि किसी बॉडी में, अब क्योंकि बॉडी फाइनाइट साइज की होती है, हम पॉइंट साइज नहीं मानते, अब कुछ फाइनाइट साइज मानते हैं कि उस पे कुछ डायमेंशन है, लेंथ विड्थ हाइट कुछ है। तो जब इस तरीके की बॉडी में एक रिजिड बॉडी जैसे कि हमने कंसीडर करी, उसमें जब एक फोर्स अप्लाई होता है तो वो फोर्स सेंटर ऑफ मास में ट्रांसलेशन मोशन तो प्रोड्यूस करता ही करता है, साथ में सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस पर वो फोर्स लगा है वो उससे एक और नई चीज निकल कर आती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। क्योंकि सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस पर फोर्स लगा है, ये भी एक नए तरीके का इफेक्ट जनरेट करता है, जो कि रोटेशन से होता है, रोटेशन होता है। तो यहां पर फोर्स लग कितनी डिस्टेंस पर रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से फोर्स का उस बॉडी में, वो नए तरीके के मोशन को जनरेट करता है, जिसको कि हम रोटेशनल मोशन कहते हैं, और इसी वजह से उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया शब्द होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है मास का डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में कैसा है। तो इसी तरीके से मोमेंट ऑफ फोर्स का मीनिंग क्या हो गया कि जो फोर्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से कैसा इफेक्ट आ रहा है, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं टॉर्क। क्या बोला जाता है? टॉर्क बोला जाता है। तो टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अप्लाइड एट अ पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती है, या कोई और भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती है। जैसे कि इस पेन को चाहूं तो मैं यहां से पकड़कर ऐसे रोटेट करा दूं, ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास से, या फिर चाहकर हम इसको भी ऐसे इधर से भी रोटेट करा सकते हैं।
तो ये जो लाइन यहाँ से ऐसे पार करते हुए ऐसे होगी, जिसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है, वो कहलाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो हम एक एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज करते हैं, उसके अबाउट फिर देखते हैं कि वो जो फोर्स है वो कितने डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट है और उसके कारण से कैसा रोटेशनल इफेक्ट वहां पर हमें मिल रहा है, तो वो टॉर्क निकल कर आता है। तो यानी कि ये हो गया कि टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ जब हम लोग करते हैं तो ये निकल कर आ जाता है कुछ ये चीज कि मॉड ऑफ आर क्रॉस एफ और एक डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर, ये हमें मिलता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मॉड ऑफ आर क्रॉस एफ से मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड है और ये मिल गया हमें उसका एक डायरेक्शन वेक्टर। और ये जो यूनिट वेक्टर मिलता है, एक्चुअली इसको आप यूनिट वेक्टर बोलिए, सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर बोलिए, तो ये जो यूनिट वेक्टर होता है, ये यूनिट वेक्टर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन पर टॉर्क लगता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो आर, एफ और टाउ होते हैं, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होते हैं। यानी कि टॉर्क जनरेट ही तब होगा ऐसे फोर्स और आर की वजह से होगा जो आपस में कैसे हो, परपेंडिकुलर, और जो टाउ होगा वो भी इन तीनों के परपेंडिकुलर ही निकल कर आएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये भी बोल्ड लेटर्स पर ही बना हुआ है, वो आपको दिख नहीं रहा होगा। इसको अगर मैं चाहूं तो इसको यहाँ पर ऐसे बना दूं, क्योंकि अगर एक तरफ वेक्टर है तो दूसरी तरफ भी वेक्टर होना चाहिए। अब यहां से देखिए क्या है, ये आर क्रॉस एफ हो गया। इसको मॉड के टर्म्स पर अगर हम लोग बात करें, यानी कि सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ये हो जाता है आर एफ साइन थीटा, जहां पर थीटा क्या है, आर और एफ के बीच का एंगल है। यानी कि अगर आर कुछ ऐसा है और एफ कुछ ऐसा है, तो इनके बीच का एंगल जितना भी होगा आर एफ साइन थीटा, यानी कि आर का मैग्नीट्यूड और एफ का मैग्नीट्यूड और जो साइन थीटा उसका मल्टीप्लाई करने से जो इनमें टॉर्क, इस पे टॉर्क जनरेट होगा वो बन जाएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है टॉर्क का वो हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। और जो एन कैप है वो रिप्रेजेंट करेगा कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या है। और एन कैप निकल कर आता है जब हम लोग आर क्रॉस एफ करते हैं, आर क्रॉस एफ बाय यूजिंग राइट हैंड वेक्टर प्रोडक्ट रूल। तो एन cap is a unit vector along the axis of rotation. Torque is an axial vector and its SI unit is Newton meter. जो इसकी SI यूनिट होती है वो हमारी न्यूटन मीटर होती है। फिर है कि torque about axis of rotation is independent of choice of origin. हमने origin कहां पर माना है और axis of rotation कहां पर है। ठीक है, तो origin डिसाइड नहीं करता कि किसी बॉडी में उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लगने वाला टॉर्क कितना होगा। यानी कि आप ऐसे समझिए कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी इस तरफ है और मैं रेफरेंस पॉइंट इधर से ले रहा हूं और आर वेक्टर वगैरह जो बना रहा हूं वो यहां से बना रहा हूं, या जो भी मैंने एफ वगैरह लिखा है वो इसके रिस्पेक्ट में लिखा है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा है, तो ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करेगा ये चीज कि इस पे टॉर्क कितना हो, क्योंकि टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है और फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होती हैं। अगर मतलब कुछ इस तरीके से कहा जाए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए इधर है और हमने अगर इस पे कुछ फोर्स लगाया तो वो जो फोर्स लगेगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होगा। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि ओरिजिन कहां पर है। जैसे कि कोई एक बॉडी रखी हो और उस बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें, तो हमने ओरिजिन कहां पर माना है, क्या माना है, वो फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिसाइड नहीं करेगा। जो भी फोर्स उस बॉडी पे लग रहा होगा, जो उसका इफेक्ट आएगा, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि हमने ओरिजिन कहां मान रखा है। यानी कि जैसे कि आप ऐसे सोचिए कि घर में अगर एक कोई बक्सा रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है कोई, आपने उसको धक्का लगाया, तो आप क्या ओरिजिन डिसाइड करते हैं पहले? नहीं ना। यानी कि ओरिजिन से उसका कोई नाता नहीं है। उसी तरीके से टॉर्क भी है कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसा फ्लावर पॉट जैसा रखा हुआ और आपसे गलती से उस पर थोड़ा सा धक्का लग गया, तो जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि टेबल और जो फ्लावर पॉट जहां पर कांटेक्ट है उसके अबाउट उसका हो जाता है रोटेशन और टॉपल करके वो गिर जाता है। तो अगर हम ओरिजिन बगल वाले कमरे में मान लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गिरेगा वो वैसा ही, टॉर्क उतना ही लगेगा, वो तो घटना हो गई ना। अब आप चाहे उस ओरिजिन को आप पड़ोस वाले घर पर मान लीजिए, चाहे ओरिजिन को आप दूसरे शहर पे मान लीजिए, कहीं पर भी मान लीजिए, वो जो टॉर्क उस पे लगा वो सेम ही लगेगा। तो वही चीज है कि
torque about axis of rotation is independent of choice of origin so long as it is chosen on the axis of rotation AB. Only normal component of force contributes towards the torque. जैसे लिखा ना F sin थीटा, तो फोर्स का सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है, नॉर्मल टू द आर, वो कंट्रीब्यूट करता है किस पे, इस पे क्या कहते हैं, टॉर्क में. रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द टॉर्क. जो रेडियल कंपोनेंट होता है फोर्स का, वो टॉर्क पर कंट्रीब्यूशन शो नहीं करता है. A torque produces angular acceleration in a rotating body, thus tau is equal to I alpha. ये हमारे फॉर्मूला हो गया. मोमेंट ऑफ अ कपल, ये भी एक तरीके का टॉर्क ही है. कपल से मतलब ये है कि अब हमारे पास टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन. तो इस पे कोई हमारा कोई पाइवोट पॉइंट हो या ना हो, वो अपने आप किसी बॉडी को रोटेट करते थे. यानी कि इस पे अगर मैं इधर से एक फोर्स लगाऊं और एक जिसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन अगर फोर्स एक्ट करूं, तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा. तो उसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल. ये भी एक तरीके का टॉर्क ही है. तो मोमेंट ऑफ अ कपल इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर बिटवीन द टू फोर्सेस एंड आइदर फोर्स. दस टाउ इज इक्वल टू आर एफ, आर क्रॉस एफ. ठीक है, जो टाउ होता है वो क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ. ओके, यहां पर आर क्या है, ये है कि मान लीजिए कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है आर. तो इस पे जो टॉर्क जनरेट होता है वो होता है इधर से इधर तक. आप देख लें इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी होगी. तो इससे बन जाएगा टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. ओके, और आर यहाँ पर क्या है, ये इनके बीच का है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन हो गया ये. तो अब इस पे कोई हमें वो भी नहीं चाहिए कि कोई पाइवोट पॉइंट चाहिए, तब भी रोटेट कर सकता है, जैसे कि डाइपोल्स के केस में होता है. क्लास 12th पे जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे पढ़ते हैं, तो डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें ये कपल ही एक्ट हो रहा होता है, जिसके कारण से वहां पर टॉर्क की बात आती है. आगे बढ़ते हैं इस पे कि इफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल टॉर्क, देखिए एक्सटर्नल टॉर्क की बात आ रही है, तो एक एक्सटर्नल टॉर्क के इफेक्ट की वजह से अगर बॉडी डी थीटा रोटेट करती है, तो उस पर जो वर्क हम लोग डिफाइन करते हैं वो होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा. कुछ इतना हम लोग वर्क डिफाइन करते हैं. इन रोटेशनल मोशन पावर में बी डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू टाउ ओमेगा. जैसे कि हम लोग लीनियर मोशन के लिए एफ वी पावर बनाते हैं फॉर्मूला, उसी तरीके से यहाँ पर ये टाउ ओमेगा हो गया. क्यों? क्योंकि रोटेशनल मोशन में फोर्स के करस्पॉन्डिंग टाउ होता है और वी के करस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी होती है. आगे चलते हैं, अब एंगुलर मोमेंटम को समझते हैं. तो जैसा कि लीनियर मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें किसी बॉडी के, तो वो कहलाता है हमारा P इक्वल टू एम वी. ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मान लीजिए कि जैसे कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो और ये पार्टिकल है, इसका मोमेंटम इस तरफ P है और ये R है. तो जो एंगुलर मोमेंटम बनेगा वो हो जाएगा R क्रॉस P. जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा R क्रॉस P. ये हो गया इधर R और ये हो गया P, तो ये बन जाएगा R क्रॉस P. तो इसी को अगर हम लोग लिखना चाहे इस तरीके से मैग्नीट्यूड फॉर्म पर, तो ये हो जाएगा RP साइन थीटा और यहाँ पर n कैप आ जाएगा. है वेक्टर फॉर्म ही पूरा अगर देखें, बट इस पे मैग्नीट्यूड को इस तरीके से लिखा गया. यहाँ पर तो सीधे ये वेक्टर नोटेशन पर ही है R क्रॉस P. तो ये हो गया RP साइन थीटा. यानी कि अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाता है RP साइन थीटा. तो जो थीटा है वो R और P के बीच का एंगल होता है. अब जो P होता है वो हमारा mv होता है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम mv. तो इस वजह से हम लोग इसको यहाँ पर mv इस तरीके से पुट कर सकते हैं, बन जाएगा mvr साइन थीटा. इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स या जूल सेकंड. क्लियर? फिर जैसे कि हम लोग एंगुलर मोमेंट लीनियर मोमेंटम को P इज इक्वल टू एम वी लिखते हैं, वैसे ही हम लोग इसको थोड़ा सा इसकी एनालॉजी लेकर L इज इक्वल टू आई ओमेगा लिख सकते हैं. I जो कि करस्पॉन्डिंग है M के, और ओमेगा जो कि करस्पॉन्डिंग है V के, और L है करस्पॉन्डिंग P के. ठीक है, इस तरीके से निकल कर आया. फिर है हमारा कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन,
अब ये ऐसा कोई लॉ है नहीं एक तरीके से अगर कहा जाए, बट इसको हम लोग ने क्या किया है, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसकी करस्पॉन्डिंग एनालॉजी देने की कोशिश करी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन इट। जैसे कि वहां पर होता है ना कि फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो गया कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी एल बाई डी टी, और प्रोपोर्शनलिटी जब हटती है तो इक्वल और एक कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये बन जाता है टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, और एल जो है वो हमारा आई ओमेगा है, तो हम यहाँ पर एल की जगह पर पुट कर सकते हैं आई ओमेगा, जिससे कि ये बन जाएगा आई डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी होता है अल्फा, जिससे कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा भी हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। बिल्कुल जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए होता है वैसे ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। आगे चलते हैं अब इस पे। टोटल effect of torque applied on a rotating body in a given time is called angular impulse। जैसे कि हम लोग का एक लीनियर इंपल्स होता है, उसी तरीके से यहाँ पर एंगुलर इंपल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। वो जो होता है वो होता है जैसे कि हम लोग का J इज इक्वल टू यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, और उसको हम लोग निकालते हैं एफ डी टी से, कुछ इस तरीके से करके। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग 0 टू डेल्टा टी टाइम पर अगर हम लोग देखें या टी टाइम पर देखें इसको, तो ये कितना हो जाएगा टाउ डी टी, यानी कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यानी कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब मान लीजिए कि अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का अबाउट द ओरिजिन, ये इंपॉर्टेंट है, अबाउट द ओरिजिन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, यानी कि बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स हैं। तो अगर टोटल हमारे पास n पार्टिकल्स हैं और उनमें से किसी एक पार्टिकल आई पार्टिकल को चूज कर लिया जाए और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो आर आई है और जो उसका मोमेंटम है वो पी आई है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हो जाता है आर आई क्रॉस पी आई, ये यहां पर हमारा बनकर आ जाता है। क्लियर? इसका समेशन ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा कि जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता तो मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। उसी तरीके से ये इक्वेशन हमारे पास थी कि डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल, तो अगर ये जीरो हो जाएगा, टाउ एक्सटर्नल अगर जीरो हो गया तो डीएल बाई डी टी जीरो हो जाएगा, यानी कि एल कांस्टेंट निकल कर आ जाएगा जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क के एब्सेंस पे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है सिस्टम का वो कंजर्व रहता है, सिस्टम का कंजर्व रहता है, किसी एक सिंगल बॉडी का नहीं रहता। ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉडी का नहीं कंजर्व रहता, सिस्टम का रहता है। जैसे कि लीनियर मोमेंटम के केस में होता है सिस्टम का कंजर्व होता है, एक किसी अकेली बॉडी का कंजर्व नहीं होता। अगर हम लोग लीनियर और रोटेशनल मोशन पर कंपैरिजन करें तो लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू एम वी है, जैसे वैसे यहाँ पर L इज इक्वल टू आई ओमेगा है। फोर्स जैसे F इक्वल टू एम है वैसे यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा है। वहां पर जैसे एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी वहां पर हाफ एम वी स्क्वायर होती है वैसे यहाँ पर रोटेशनल एनर्जी कितनी है, आई इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब बात आती है इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। जैसे कि जब हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन की, जब पॉइंट पार्टिकल मानकर सारी चीजें कर रहे थे, तो वहां पर भी इक्विलिब्रियम की बात आई थी, और हम लोग इक्विलिब्रियम के केस में बोलते थे कि जितने भी इस बॉडी में फोर्स लग रहे हैं वो चाहे इधर हो वो सब अगर इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी डायरेक्शन पर उस पर एक्सेलरेशन मौजूद नहीं होगा, वो रुकी हुई होगी। उसी तरीके से जब हम लोग एक रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो हमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के साथ साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी देखना होता है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो ये है कि जो नेट फोर्स हो उस बॉडी में लगने वाला वो जीरो हो, या फिर जो फोर्स हो वो जितने भी फोर्स लग रहे हो उनका हम जब सम करें तो वो जीरो हो, मतलब नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होनी है। कि अगर ये सेंटर ऑफ मास है उस पार्टिकल का, उस रिजिड बॉडी का, पार्टिकल का नहीं, उस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, तो इस पे कितने भी फोर्स लग रहे हो वो सब कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि उनका जो सम अप हो वो कितना हो, जीरो हो। इसी तरीके से उन्हीं फोर्सेस की वजह से फिर हम लोग देखते हैं टॉर्क।
जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस रिजिड बॉडी में, उसी की वजह से हम लोग देखते हैं टॉर्क, और वो सारे के सारे एक्सटर्नल टॉर्क कितने होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए, यानी कि डीएल बाई dt इक्वल टू 0 होना चाहिए, या समेशन ऑफ टी आई बराबर 0 होना चाहिए। अब आती है बात रिजिड बॉडी रोटेशन की। तो रिजिड बॉडी रोटेशन पे सबसे पहला आता है स्पिनिंग, जिसको कि हम लोग घूर्णन बोलते हैं। इसमें जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तो एक हमारे पास टर्म निकल कर आता है, और वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, जो कि बराबर होती है के आर बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की। इसी एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है के आर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2i, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर बाई 2m लिखते हैं, पी स्क्वायर बाई 2m, वैसे ही यहाँ पर एल स्क्वायर बाई 2i है, और एल को इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके बनाया जा सकता है अंडर रूट 2i के आर यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो स्पिनिंग एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हम ये कहते हैं कि व्हेन द बॉडी रोटेट्स इन सच अ मैनर दैट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट मूव, यानी कि ये इसी जगह पर रहते हुए ऐसे रोटेट करे, तो इसको कहेंगे स्पिनिंग। और ये कभी कभी ऐसा होता है कि यहां से ऐसे रोटेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं रोलिंग। ठीक है, तो अब आ जाता है रोलिंग। स्पिनिंग हो गया कि एक जगह पर ही ऐसे ऐसे स्पिन हो रहा है, और रोलिंग का मतलब स्पिन भी हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी है। तो यहां पर कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि लेट अ रिजिड बॉडी हैविंग सिमेट्रिक सरफेस अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिमेट्रिक सरफेस है, इज बीइंग स्पिन्ड एट सर्टेन एंगुलर स्पीड, इसकी कुछ एंगुलर स्पीड के साथ इसको स्पिन कराया जा रहा है, एंड प्लेस्ड ऑन अ सरफेस सो दैट प्लेन ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इफ द बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन अ ट्रांसलेशन मोशन टू, ये रोटेट कर रही है और साथ में इस पे ट्रांसलेशन मोशन भी दे दिया गया, यानी कि दो तरीके की वेलोसिटी आ गई, एक तो इस पे एंगुलर वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास पर लीनियर वेलोसिटी भी आ गई। तो देन द नेट मोशन इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। तो इसका जो मिलाकर एक मोशन बनता है उसको हम लोग रोलिंग मोशन बोलते हैं। यानी कि जो अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को लिखना चाहें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी या नेट काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हो जाएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इस पूरी बॉडी का मास अगर m है तो उसका सेंटर ऑफ मास पर मास हम मान सकते हैं, वही तो सेंटर ऑफ मास होता है। तो उस पे अगर वेलोसिटी v है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। और जब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो आई टर्म आ जाएगा और ओमेगा आ जाएगा, जो कि उस मास के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यानी कि रोटेशनल मोशन पर जो स्पिनिंग वाला पार्ट है उसको यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास ये कंडीशन होती है कि ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, और इसका अगर रेडियस आर है तो हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि ये हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, और यहां से फिर इसको पुट किया जा सकता है कि हाफ एम वी स्क्वायर कैपिटल के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो के है वो है रेडियस ऑफ जायरेशन इसको बोलते हैं, या रेडियस ऑफ गायरेशन, कुछ भी बोलिए, वो प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करता है कि आप क्या बोलते हैं। तो इसको जब हम लोग ऐसे करते हैं तो ये बन जाता है के एन इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये यूज होगा, ये एक्सप्रेशन कई जगह पर यूज होता है। अब है हमारे पास रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए कंडीशन ये है कि ये बॉडी क्योंकि इस डायरेक्शन पर जा रही है वी वेलोसिटी से, तो इस पॉइंट पर जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी इधर ट्रांसलेशन की वजह से v होगी और रोटेशन की वजह से r ओमेगा होगी, और ये दोनों बराबर होने चाहिए ताकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, और ये जो पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है उसका सरफेस के साथ किसी भी तरीके की वेलोसिटी मौजूद ना हो। तो ये होता है कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, यानी कि v बराबर r ओमेगा होना चाहिए। ओमेगा जहां पर इसकी एंगुलर स्पीड है, r इसकी रेडियस है, और जो ये v है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, या इसको सिंपल हम लोग v इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आता है इम्प्योर रोलिंग मोशन, यानी कि स्किडिंग हो सकता है। स्किडिंग कैसे, कि इस जगह पर जो वेलोसिटी है वो r ओमेगा से डिफर करे, कैसे आइए देखते हैं। तो इन इम्प्योर रोलिंग मोशन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी विद द प्लेटफॉर्म इज नॉट रिलेटिवली एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म ऑन विच इट इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन, एज अ रिजल्ट स्लाइडिंग अकर्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते ऐसी कोई जगह आ गई जहां पर मिट्टी वगैरह है, तो वहां पर गाड़ी क्या करती है, स्लिप करती है। आप पहिया घुमाते हैं
तो गाड़ी उतना आगे बढ़ नहीं पाती और पहिया वहीं पर स्लिप करने लगता है, तो आर ओमेगा जो होता है वहां पर बढ़ जाता है, जबकि जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी है वो उतनी की उतनी ही रहती है। ठीक है, या तो रिड्यूस हो जाती है जिसके कारण से वहां पर स्लिपिंग होने लगती है, और स्लिपिंग दोनों ही तरीके की होगी, या तो वो आगे बढ़ेगा या तो पीछे तरफ जाएगा। ठीक है, तो फॉर इम्प्योर रोलिंग मोशन वी ए बी जो होगा, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जो एक रिलेटिव वेलोसिटी निकल कर आएगी वो नॉट इक्वल टू जीरो होगी, यानी कि कुछ वेलोसिटी मौजूद होगी, और v माइनस आर ओमेगा वो हमारा जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये जीरो के बराबर, जहां पर वी नॉट क्या है, अगर प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है तो ये वी नॉट बराबर जीरो हम लोग लेते हैं, तब ये निकल कर आ जाता है। बट यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म भी कुछ वेलोसिटी वी नॉट से मूव कर रहा है और इसकी इस पॉइंट पर वेलोसिटी v है, तो ये कंडीशन हम लोग लगाते हैं। ठीक है, कि प्योर रोलिंग नहीं है, इम्प्योर रोलिंग है। और मान लीजिए कि ट्रेडमिल जैसा है ये कुछ, और ट्रेडमिल रुकी हुई है, तो इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। उस केस में जो वी नॉट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, और वी नॉट इक्वल टू आर ओमेगा आ जाएगा इम्प्योर रोलिंग मोशन के लिए। दोनों ही केस हमारे इम्प्योर रोलिंग मोशन का है। ये तब है जब जो जिस सरफेस पे रखा है वो भी मूव कर रही हो वी नॉट वेलोसिटी से। ठीक है, ये चीज दी हुई थी। आगे चलते हैं अब रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पर जो हमें याद रखना है वो याद रखना है कि जैसे कि मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है जिसपे कि इधर एंगल थीटा इंक्लिनेशन, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो s है, और ये जो हाइट है वो h है, और ये जो बॉल है या कोई दूसरा पार्ट ऑब्जेक्ट है जिसपे कि इसका रेडियस कितना हो, r हो, और इसका जो मास है वो m है। फिर क्या होगा, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितनी भी इसके पास पहले पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी रोटेशनल और काइनेटिक, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मिक्सचर पर, यानी कि mg बराबर हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस ऑफ जायरेशन है ये के, तो इसको जब हम लोग बराबर करते हैं तो v हमारा ये निकल कर आता है कि v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच बाई वन प्लस कैपिटल के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो ये कैपिटल के स्क्वायर होता है ये डिसाइड करता है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, वहां से ये चीज निकल कर आती है। तो एक्सेलरेशन इन मोशन अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर कि कितना एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकल कर आ जाता है जी साइन थीटा बाई वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसी जगह पर कि कितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है। और टाइम का एक्सप्रेशन अगर हम लोग निकालें तो ये बन जाता है वन बाई साइन थीटा अंडर रूट टू एच बाई जी वन प्लस कैपिटल के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर हम लोग देखें डिपेंडेंसी v की अल्फा a की और t की, तो v is proportional to 1 by under root 1 plus k square by r square, a is proportional to 1 by 1 plus k square by r square, और t is proportional to under root 1 plus k square by r square। ये चीज होता है, यहां से हम लोग देखते हैं। अब है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड है, जैसे कि यहाँ पर जो फैक्टर है हमारा कैपिटल के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेजरमेंट है। तो ये डिपेंड करेगा किसी गिवन बॉडी के शेप पर, उस पे साइज पर। ये मास और रेडियस ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करेगा, उसके शेप पर डिपेंड करेगा, यानी कि वो स्फेयर है या डिस्क है या रिंग है, ये सब क्या है, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम ऑफ डिसेंट, जो ऊपर से नीचे तक आने में लगने वाला समय है, ये सभी डिपेंड करते हैं के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पर। तो लेसर द अमाउंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोलिंग बॉडी, लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि जितना कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बॉडी का, उतना के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू होगी, और उतना ही ज्यादा फिर होगी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और उतना ही कम समय लगेगा ऊपर से नीचे तक आने में। ठीक है, यानी कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसपे कम होगा उस पे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, जिसके कारण से जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है वो ज्यादा होगी, यानी कि ट्रांसलेशन वाली जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण वेलोसिटी क्योंकि उसी पे डिफाइंड है तो उसके कारण से कम समय पे बॉडी नीचे आ जाएगी। ओके, और इस पे एक हमारे पास एक स्पेशल टाइप का मोशन है कि रोटेशन अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, इसको सेंट्रोइडल रोटेशन भी बोलते हैं। इस तरीके के कंडीशन में कुछ ऐसा होता है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट एक गिवन मास का, इसको हमने टाई कर रखा है एक लाइट स्ट्रिंग एक पुली के अराउंड, जिसका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, इस पुली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, आई है, और इसका रेडियस आर है, जैसा कि यहाँ पर
दे रखा है, तो द व्हील बियरिंग इज फ्रिक्शनलेस, जो यहाँ पर बाकी चीजें उस पर फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द रिम, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, जो यहाँ पर टेंशन का एक्सप्रेशन निकल कर आएगा वो हो जाएगा आई बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू एम जी। ओके, ये बनता है। और यहां से जो एक्सेलरेशन बनता है कि कितने उससे ये नीचे जाएगा, वो हो जाता है ए बराबर एम आर स्क्वायर बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू जी। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर तो हमने सिर्फ बात करी है एक पुली की। अब ये पुली का शेप हम किसी भी तरीके का बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन बनाया जा सकता है किसी भी तरीके का। स्फेरिकल भी एक पुली बनाई जा सकती है, वैसे तो डिस्क बनता है ज्यादातर केस में, बट स्फेयर से भी बनाया जा सकता है। तो ये एक ऐसा है कि आई के साथ वहां पर चेंज कर करके डिफरेंट तरीके के इस पे क्वेश्चन को फॉर्म किया जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं कि आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा रोटेशनल मोशन का जितना भी कॉन्सेप्ट था उसको, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन को, इस पे हमने कंपेयर किया था। फिर इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रिजिड बॉडी रोटेशन, प्योर रोलिंग मोशन, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, impure rolling motion, rolling on an inclined plane, important terms related to inclined plane और rotation about fixed axis through the center of mass, इन सभी चीजों को हम लोग ने आज रिवाइज किया। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। इसके आगे आने वाले लेक्चर्स पर हम लोग इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए धन्यवाद।